हेलो एंड वेलकम टू इकोहॉलिक्स। ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहेगा लेक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो इंडियन इकोनॉमी का जो मॉड्यूल है ना, जो पेपर है, पेपर 6 है और इकोनॉमिक्स का चौथे नंबर का पेपर है। उसके अंदर 11 मॉड्यूल्स है, 11 मॉड्यूल्स। वो 11 मॉड्यूल्स का ये सबसे पहला मॉड्यूल है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो सबसे पहले हम इसमें क्या समझेंगे कि इंडिया का डेवलपमेंट और प्लानिंग का प्रोसेस सबसे पहले शुरू कैसे हुआ, और वो शुरू होने के बाद क्यों वो शुरू किया उन्होंने, और क्या उनका ऑब्जेक्टिव था। तो अगर सबसे पहले देखें कि हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग स्टार्ट हुआ था आज़ादी के बाद से, 1947। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब पॉलिसी मेकर्स ने एक चीज़ सोची। क्या सोचा उन्होंने? सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सोचा, और वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे यूएसएसआर। यूएसएसआर एक कंट्री, सोवियत यूनियन, आपने सुना हो, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे उनकी प्लानिंग प्रोसेस से। अब क्यों ऐसा हुआ मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप देखो कि वो उनसे ज़्यादा इंस्पायर्ड क्यों थे। अब इकोनॉमी या कोई भी किसी भी तरह की कंट्री आप देख लो, उसमें दो तरह के सिस्टम होते हैं, ठीक है। एक होता है फ्री मार्केट, जिसको हम कैपिटलिस्ट सिस्टम भी कहते हैं, बट मॉडर्न एरा में हम ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करते, इसीलिए हम इस पे फ्री मार्केट। और एक होता है गवर्नमेंट कंट्रोल, ओके, व्हाट वी कॉल इज स्टेट कंट्रोल, जिसमें गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा रोल रहता है, काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसलिए तो फ्री मार्केट इकोनॉमी जो थी वो यूएसए और वेस्टर्न यूरोपियन की जो कंट्रीज़ हैं वो थी, और स्टेट कंट्रोल में यूएसएसआर थी। तो अगर आप यहाँ देखो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूएसए और यहाँ पे यूएसएसआर। अब आपने एक इंसिडेंट ज़रूर सुना होगा, 1929 ग्रेट डिप्रेशन। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं तो आपको ये ज़रूर सुना होगा कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। वो डिप्रेशन में आने के बाद इकोनॉमी बहुत स्ट्रगल कर रही थी इकोनॉमिकली। वो प्रॉब्लम थी एग्रीगेट डिमांड की, जो कि आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। एग्रीगेट डिमांड की इशू की वजह से बाद में हमको रियलाइज़ हुआ कि ये प्रॉब्लम थी, बट मैं अभी वो चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट इंडिया की देख रहे हैं। 1929 से लेके ये क्राइसिस 1933 तक चली। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब पॉलिसी मेकर्स ने सोचा कि ये जो फ्री मार्केट यूएस में देखा हमने, उसमें तो क्राइसिस आई हुई है, और क्राइसिस आई थी, पर जो यूएसएसआर का मॉडल था स्टेट कंट्रोल, जहां गवर्नमेंट सारी चीजें रिसोर्स को एलोकेट करती थी। जोसेफ स्टालिन जो इसके रूलर थे, उन्होंने 1928 में प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट की थी। 1928 में प्लानिंग प्रोसेस, और जब वो प्लानिंग प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट की 1928 से लेके जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब तक वो प्लान बहुत सक्सेसफुल रहे और सोवियत यूनियन ने बहुत अच्छी ग्रोथ एक्सपीरियंस की। तो इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स थे वो यूएसएसआर से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो जब इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड थे तो उन्होंने कहा ये सबसे अच्छा मॉडल है। क्यों? क्योंकि वो इंस्पायर्ड भी थे और वो मॉडल सक्सेसफुल भी था उस टाइम। तो उन्होंने 1947 में सोचा कि हम ना प्लानिंग प्रोसेस की तरफ पढ़ेंगे। तो प्लानिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अभी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ। 1947 में देश आज़ाद हुआ। आज़ादी में पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में बहुत सारे इश्यूज हुए, डेवलपमेंट की प्रॉब्लम थी, है ना। उसके अलावा कंट्री एक स्टेबल पोजीशन में आना चाहती थी जल्द से जल्द, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं भी वॉर होती है, बाद में चीज़ें सेटल होती हैं। जब बाद में चीज़ें सेटल होती हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि जो भी उसका इफेक्ट हुआ है, जो भी हमने वॉर किया है या जो भी पार्टीशन है उसका इफेक्ट हुआ है, वो धीरे धीरे हमको सबसाइड करके डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना है। तो पॉलिसी मेकर्स ने 1950 में प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश की। 15 मार्च 1950 को उन्होंने प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश की, और 1951 को पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया। तो 1947 से 1950 में क्या आई? प्लानिंग कमीशन। और 1951 में 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत हुई। फर्स्ट 5 ईयर प्लान पहली बार।
एग्रीकल्चर पे बेस था ये, एग्रीकल्चर पे इसका मेन फोकस था। 75% जो हमारी पॉपुलेशन थी आज़ादी के जस्ट बाद वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। तो वो एविडेंट था कि हम क्यों एग्रीकल्चर पे ही फोकस करें। दूसरा रीज़न फोकस करने का ये था कि जो हमारी जनता थी उसको कंज्यूमर गुड्स चाहिए थे जो कि इमिडिएटली वो कंज्यूम कर सके, जैसे कि फॉर एग्जांपल फूड, फॉर एग्जांपल क्लोथिंग एटसेट्रा, बेसिक नेसेसिटीज, जो इसीलिए एग्रीकल्चर पे फोकस किया। कैपिटल एक्यूमुलेशन एक इंपॉर्टेंट रोल था चाइना के डेवलपमेंट में भी, इसलिए पॉलिसी मेकर्स ने कैपिटल एक्यूमुलेशन पे जोर दिया और हेरड डोमर मॉडल, जो कि बहुत फेमस मॉडल है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, उसको अडॉप्ट किया। तो 1951 में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था उसका फोकस था हेरड डोमर मॉडल पे, HD मॉडल, ठीक है, हेरड डोमर मॉडल पे। तो ये तो कहानी थी प्लानिंग प्रोसेस की, इस तरह से स्टार्ट हुआ। अगर हम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से सोचें तो प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो 1950 में बनी थी वो 2015 तक चली। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया कि अब प्लानिंग कमीशन को एंड करते हुए नीति आयोग का गठन किया गया। जब नीति आयोग बना तो नीति आयोग की स्ट्रैटेजी अलग थी, वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। बट अभी सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायरमेंट थी प्लानिंग कमीशन की वो था प्लान बनाना। अब 5 ईयर प्लान क्यों बनाए, क्योंकि हम सोवियत यूनियन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, उनके भी 5 ईयर प्लान्स बहुत अच्छे चल रहे थे। अब हम देखते हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी हम एग्ज़ाम लिखते हैं तो हमको समझना होता है कि हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका क्या रिक्वायरमेंट है, किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चीज़ों को समझेंगे कि वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में रिक्वायर्ड क्यों है। ठीक है, अब इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में अगर आप पेपर्स देखो तो जो 4 इकोनॉमिक्स के पेपर होते हैं, बहुत लोगों को इंडियन इकोनॉमी का पेपर आसान लगता है, कुछ लोगों को कठिन भी लगता है। जैसे अगर आप ज़्यादा मैथमेटिकल, इकोनोमेट्रिक, स्टैट्स में अच्छे होंगे तो आप इस पेपर में स्ट्रगल करेंगे, या आप इस पेपर में अच्छे होंगे तो जनरल इकोनॉमिक्स 1 में स्ट्रगल करेंगे। तो ये चीज़ मैंने बहुत देखी है, कॉमनली स्टूडेंट्स में पाई जाती है। अब हम ये मॉड्यूल से की शुरुआत कर रहे हैं इस लेक्चर से, तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आंसर राइटिंग एक कला है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड कंसेप्चुअली वेल। तो आंसर राइटिंग का आप मेरा लेक्चर देख लीजिएगा, वो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एग्जैक्टली यूपीएससी क्या चाहता है। बट अभी हम अगर इस चीज़ को समझ रहे हैं तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी में आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है, किस तरह के सॉल्यूशंस आप देते हैं अगर प्रॉब्लम पूछी जाती है। क्वेश्चन में वाई एंड हाउ हमेशा पूछा जाएगा, आप इन दोनों को कैसे एड्रेस करते हैं। आप सॉल्यूशन अगर किसी चीज़ के दे रहे हैं तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पुलिस वाले हैं, आपके पास कोई कंप्लेंट लेके आता है, आप सबसे पहले उसको गोली मार देते हो। ऐसा नहीं करना है। पहले आप बैठोगे, बात सुनोगे, फिर कोर्ट में केस होगा, सुनवाई होगी, फिर सज़ा होगी लास्ट में, चाहे वो फांसी की सज़ा क्यों ना हो। तो आप समझ रहे हैं, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कब कौन सा पॉइंट दे रहे हो। दूसरा चीज़ है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको हमको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना वास्ट है कि आप पढ़ते पढ़ते सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब आपका टाइम है ना, आपका एनर्जी, आपके अटेम्प्ट्स एटसेट्रा, बट ये सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि आपका जो एम है वो एग्ज़ाम क्लियर करना है, ना कि एक स्कॉलर बनना, PhD करना या एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना। जब आप सर्विसेज में जाओगे तो आपके पास इनफ टाइम रहेगा, आप उसमें जाके आराम से अपनी नॉलेज एनहांस करना। 30-35 साल जब आप सर्विस करोगे तो आप एक इकोनॉमिस्ट वैसे ही कहलाओगे पहले दिन से। तो अभी हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हम सिलेबस कवर करें और एग्ज़ाम को पास करने की कोशिश करें। तो सिलेबस को मैंने आपको अच्छे से डिवाइड किया हुआ है। आप अगर आप देखें तो इस सिलेबस में सबसे पहले है गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो सिलेबस मैपिंग से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग में गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ है क्यों सेल्फ रिलायंस, हम आत्मनिर्भर बने। किस तरह से बनेंगे? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन से बनेंगे और प्रोटेक्शन से बनेंगे। ठीक है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम डोमेस्टिक प्रोडक्शंस के साथ सब्सटीट्यूट कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया कच्चा तेल, ऑयल, पेट्रोलियम के लिए जो ज़रूरी होता है उसको इंपोर्ट करता है, तो उसके लिए हमको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में पे करना होता है।
जब हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में पे करते हैं तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डाउन हो जाते हैं। अगर हमारे इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम है तो हमेशा डेफिसिट रहेगा, और वो डेफिसिट कैसे कवर होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ से समझने की कोशिश करेंगे, अगर मैं बोलूँ आपके खर्चे ज़्यादा और आपकी इनकम कम है, तो आपके पास कुछ ही दिन हैं या कुछ महीने हैं, कुछ साल हैं जिसमें आप सर्वाइव कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको और ज़्यादा रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे या आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। तो वैसी ही सेम बात है कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब है, अगर इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है, अगर इंडिया खुद वो प्रोड्यूस करने लगे तो वो इंपोर्ट का बिल कट हो जाएगा और इंडिया डोमेस्टिकली सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा। इसे कहते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, सेल्फ रिलायंस का पहला गोल। अब आपको पता है कि ऑयल ऐसी चीज़ नहीं है जो हम प्रोड्यूस कर सके, बिकॉज वो नेचुरली होती है। तो जिन कंट्रीज़ के पास है उनसे हमको इंपोर्ट करने करना है। तो ऐसी बहुत सारी नेसेसिटीज़ हैं जो हमारे पास नहीं है बट हमको इंपोर्ट करनी होती है। तो जब हमको इंपोर्ट करनी है मतलब वो हमारे फिक्स्ड इंपोर्ट्स हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कपड़े, लग्जरी कार्स एट्सेट्रा इंडिया में बना सकते हैं, तो इंपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा जो भी हम बना सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड आइटम, उसमें हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे ध्यान दें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट को हम सब्सटीट्यूट करें ताकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो जाए, बच जाए, कम हो जाए। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, अब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है, मतलब जो भी इंपोर्ट आ रहा था उसको अब हम नहीं इंपोर्ट करते हो, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको। तो जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा तो वो इंडस्ट्री जो बना रही हैं, जो बिजनेसेस बना रहे हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज, एमएसएमई, जो भी वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनको हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं, उनको हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। क्यों? प्रोटेक्शन किससे चाहिए? प्रोटेक्शन लार्ज इंडस्ट्री से चाहिए, प्रोटेक्शन फॉरेन इंडस्ट्रीज से चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है ये दोनों सेल्फ रिलायंस के गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं दूसरा पार्ट, पोस्ट 1991 ग्लोबलाइजेशन स्ट्रैटेजीज। ये दूसरा पार्ट है। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेट होना। जैसे आज की तारीख में आप किसी फॉरेनर से बात करना चाहते हैं तो फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, पहले आपको चिट्ठी लिखनी पड़ती थी पर वो भी जाती थी। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेटिंग इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ओके, क्या क्या है उसमें? दो चीज़ें। पोस्ट 1991 क्यों? क्योंकि भारत की इकोनॉमी में 1991 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि 1990 में इंडिया ने एक इकोनॉमिक क्राइसिस फेस की थी जो कि बहुत बड़ी क्राइसिस है आज़ादी के बाद से। आज तक वैसी क्राइसिस हमने नहीं देखी। तो 1991 के बाद ये इश्यूज शुरू हो गए। अब वो इश्यूज क्या थे इकोनॉमिक क्राइसिस के, वो हम इस लेक्चर में आगे देखेंगे। बट उन इश्यूज को दूर करने के लिए इंडिया ने एक पैकेज बनाया, स्ट्रैटेजी बनाई, वो थे ये स्टेबलाइजेशन एडजस्टमेंट पैकेजेस एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पैकेजेस। नाउ स्टेबलाइजेशन, स्ट्रक्चरल, यहाँ दो कीवर्ड है। स्टेबलाइजेशन का मतलब है जैसे किसी भी जगह भूकंप आता है तो क्या होता है, भूकंप में चीज़ें हिलती हैं बट उसके बाद रुक जाती हैं। जब वो रुक गई मतलब वो स्टेबलाइज हो गई। सेम एग्जांपल, अगर घर में क्राइसिस आई हुई है तो घर में कोई क्राइसिस आती है उसके बाद स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कोई क्राइसिस इकोनॉमी में आती है, उसके बाद अगर वो स्टेबलाइज हो जाती है तो जो रिक्वायरमेंट है उसको स्टेबलाइज करने के लिए वो इस पैकेज में मेंशन था, स्टेबलाइजेशन एडजस्टमेंट पैकेज। इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कमी हो गई थी, पैकेज में क्या था, स्टेबल करना है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को वापस भरना है। घर में पानी की कमी है, कैसे स्टेबलाइज होगा, और पानी लाओगे। ठीक है, आई होप समझ में आया। सेकंड है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पैकेजेस। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, अब आपका घर बना है, आपको पता है हर साल भूकंप आता है। अब भूकंप आता है तो पक्का घर बार बार टूट जाता है, आप बार बार बनाते हो। बट जापान में क्या होता है, लकड़ी के घर बनते हैं। जब आपको पता है कि ये सिचुएशन बार बार आनी है तो आपको आपका स्ट्रक्चर ही चेंज करना पड़ा, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू वुडन। तो इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पैकेजेस। इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में इतना सिंपल है, स्ट्रक्चर मीन्स जिस पे इकोनॉमी बेस्ड है। जैसे एक घर किसी पिलर पे बेस्ड होता है, तो 1991 के पहले इंडियन इकोनॉमी जिस स्ट्रक्चर पे बेस्ड थी वो था एग्रीकल्चरल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर बन रहा था तो ग्रोइंग स्टेज में था। बट 1991 के बाद जैसे ही इकोनॉमी ओपन किया, सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो हो गया।
सर्विस सेक्टर इतना तेजी से ग्रो किया कि इंडिया सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बन गया। जिस भी सेक्टर का 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमी, वो कहलाती है। तो पहले एग्रीकल्चर का था, तो इसलिए एग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी। आज की तारीख में या पोस्ट 1991 में सर्विस पे बेस्ड है, तो सर्विस सेक्टर के लिए हो गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट मींस 1991 के पहले एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, अब वो सर्विस पे बेस्ड है, तो स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। ठीक है, अब ये सेल्फ रिलायंस का जो गोल था उसको अचीव करने में आज़ादी के बाद से बहुत सारी डिफिकल्टी आई। वो डिफिकल्टी किस तरह की थी वो हमने अभी डिस्कस किया। गोल हमारा सेल्फ रिलायंस था, प्रॉब्लम हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस की थी। उसके लिए हमने कुछ रिफॉर्म्स लेके आए। वो रिफॉर्म्स कौन से थे? पहला था फिस्कल रिफॉर्म। फिस्कल रिफॉर्म मतलब बजट से रिलेटेड होता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से रिलेटेड, उस सेक्टर में हमने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की। दूसरा था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, मतलब बैंक, कैपिटल मार्केट, आरबीआई, ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का पार्ट थे। हमने उन सेक्टरों में रिफॉर्म किया जिसमें जरूरत थी। और तीसरा था ट्रेड रिफॉर्म्स की। जैसा कि मैंने बताया, इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कमी थी। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, अगर आपके इंपोर्ट ज़्यादा हैं तो वो ड्रेन ही होंगे, तो इसलिए एक्सपोर्ट इंक्रीज करना है और इंपोर्ट कैसे सब्सटीट्यूट करना है, ये हमने ट्रेड रिफॉर्म्स में सीखा। तो ये पूरा सिलेबस है आपके फर्स्ट मॉड्यूल का, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, है ना, 2 लेक्चर 2 पार्ट में। इसको हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये कहानी कैसे बनी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो भी है वो ओपिनियन बेस्ड पेपर है। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से नहीं डेवलप होगी, आप इस पेपर के आंसर अच्छे नहीं लिख सकते, चाहे आप कितनी ही मेहनत कर लें। तो सबसे बड़ी चीज़ है अंडरस्टैंडिंग। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप कुछ कॉपी किताब कुछ लेके मत बैठो, आप इसको एक मूवी की तरह एंजॉय करो, क्योंकि अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं, आपके साथ ना आपकी कॉपी जाएगी, ना बुक जाएंगे, ना नोट्स जाएंगे, ना आपका कोई भी कंटेंट। सिर्फ एक चीज़ एग्जामिनेशन हॉल में जाएगी, वो है ये। तो कोशिश करो आप इसको डेवलप करो और चीज़ों को समझने की कोशिश करो, जिससे कि एग्जाम हॉल में आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, पहला टॉपिक, गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस। अब हमने गोल बनाया, वो गोल सेल्फ रिलायंस का था, आत्मनिर्भर का। ओके, अभी आपने सुना होगा पास में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था आत्मनिर्भर भारत, कोविड के टाइम। डेफिनेशन क्या है सेल्फ रिलायंस की? सेल्फ रिलायंस का क्या मतलब होता है कि अवॉइडिंग इंपोर्ट ऑफ दोज गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इटसेल्फ। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि ऐसे इंपोर्ट्स जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने ही देश में, उसे हम कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और सेल्फ रिलायंस। ठीक है, आई होप मेक सेंस। नेक्स्ट इज व्हाई इज इट नेसेसरी। क्यों ये जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्यों हम घर में ही खाना बनाएं, हम बाहर से खाना नहीं खाएं? समझ रहे हैं आप बात को? आप भी होटल से ऑर्डर करते हो, जोमेटो से ऑर्डर करते हो, स्विगी से, किसी से भी करते हो, आप घर में भी खाना बनाते हो। ठीक है, तो जब आपके पास पैसे की कमी होती है तो आप सोचते हो मैं घर पे खाना बनाऊं, क्योंकि आज क्या टाइम होता है रिलेटिवली। अब जैसे जैसे चीज़ें फास्ट होती आ रही हैं, पीपल आर लाइक मेरे पास खाने का ही टाइम नहीं है, खाना बनाना तो दूर की बात है। तो ये नेसेसरी क्यों है, मैं ये समझाना इससे चाहता हूँ। पहला, प्रोटेक्टिंग इकोनॉमिक सोवरेनिटी। अब सोवरेनिटी का मतलब है कि हम एज अ कंट्री अपने डिसीजन खुद ले सकें। अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल देखा हो या पढ़ा हो कभी, उसमें ये वर्ड मेंशन है, सोवरेनिटी। इंडिया अपने डिसीजन खुद लेगा। तो 1947 के पहले हमारे बिहार पे ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी, पर जब हम आज़ाद हुए तो हम अपना डिसीजन खुद लेते हैं। सोवरेनिटी, इंडिया को इस कंट्री से फ्रेंडशिप करनी है या इससे नहीं करनी है, हमारा डिसीजन होता है। हमको इंपोर्ट करना है, हमको क्या करना है, हमको इसका मेंबर बनना है, G20 का, सार्क का, इसका एटसेट्रा, सारी हमारी चॉइस है। एग्जाम्पल अगर आप देखो तो PL 480 स्कीम 1966 के टाइम इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा इशू था, ड्रॉट का। सूखा पड़ गया था, फसल खराब हो गई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन आया नहीं था, तो इंदिरा गांधी परेशान हो गई और यूएस चली गई वो हेल्प मांगने। जब वो यूएस हेल्प मांगने गई तो यूएस का एक लॉ है, पब्लिक लॉ 480, उसके अकॉर्डिंग वो डेवलपिंग कंट्रीज को एड देता है, फ्री में खाने के लिए पैसे। तो वो एड के अकॉर्डिंग इंडिया को वो उस समय गेहूं मिले थे। ठीक है,
ऐसे ही श्रीलंका में भी इशू थे, आपने सुने होंगे। सेविंग स्कार्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अगर आप सेल्फ रिलायंट होगे तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बच जाएंगे। अब वो स्कार्स क्यों होते हैं? क्यों इंडियन गवर्नमेंट डॉलर प्रिंट नहीं कर सकती, इसलिए वो स्कार्स होते हैं। और हर कंट्री से अगर आपको ट्रेड करना है तो कोई रुपये में ट्रेड करेगा नहीं, बिकॉज वो आपकी करेंसी को ट्रस्ट नहीं करते, उसकी वैल्यू को ट्रस्ट नहीं करते, वो हार्ड करेंसी को ट्रस्ट करते हैं। हार्ड करेंसी कौन कौन सी होती है? जैसे यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, है ना, उसके अलावा डॉलर, येन, ये सारी हार्ड करेंसीज हैं। तो हमारे स्कार्स रिसोर्सेज, स्कार्स मतलब जिसकी कमी है, वो बच जाते हैं अगर हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़े तो। अगला है एनर्जी सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी तो आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमारा देश कितने सारे रिसोर्सेज डिप्लॉय करता है जिससे कि एक हमारी कंट्री सिक्योर बनी रहे। एनर्जी सिक्योरिटी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इमेजिन करो कितनी सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। अगर आपके घर 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आए तो आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा, आपकी सिस्टम नहीं चलेगा, है ना। बारिश के टाइम एक बार मेरे को याद है पिछले कई सालों में एक बार इतनी तेज़ बारिश आई थी कि इलेक्ट्रिसिटी 2 दिन तक नहीं थी बहुत सारी जगह। उसमें अचानक से हमने एक रिसर्च की थी कि मिनरल वाटर की डिमांड अचानक से बढ़ गई, अलग ही टाइप की, समझ नहीं आई डिमांड एकदम से क्या हुआ। क्यों? क्योंकि आजकल हर घर में आरओ फिल्टर लगा होता है, वाटर प्यूरिफायर, और इलेक्ट्रिसिटी ना चलने से वो पानी नहीं मिला, तो लोगों ने मिनरल वाटर प्रेफर किया। शहरों की बता रहा हूँ आपको। तो उस समय पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है कि पीने का पानी के लिए भी हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मोबाइल टीवी तो दूर की बात है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? इसीलिए मैंने आपको रीजन बताया। अब सेल्फ रिलायंस जो है उसका क्या मतलब है? क्या उसका मतलब आइसोलेशन है या इनवर्ड ओरिएंटेड है? क्या हम नॉर्थ कोरिया बनना चाहते हैं कि हम किसी से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते, हम सिर्फ अपनी कंट्री में देखेंगे? क्या इसका ये मतलब है? ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आइसोलेशनिज्म कहीं किसी का नहीं चलता। आज की तारीख में कोई भी बिना किसी कांटेक्ट के नहीं रह सकता। ये हम इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं जहाँ प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसमें आप आइसोलेशनिज्म में नहीं रह सकते, आप किसी ना किसी चीज के लिए डिपेंडेंट रहोगे, सब चीज सबके पास नहीं है। फॉर द सेम रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च आत्मनिर्भर भारत कैंपेन। आपने सुना होगा इस कैंपेन, डिटेल्स और सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस मॉड्यूल के हिसाब से, ये आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट, ठीक है।